हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DFCCIL के लिए जो आपका कितना तो 12 क्वेश्चन आना है और कितना 12 मार्क्स का भी आना है DFCCIL के एग्जाम में। वो सब्जेक्ट है इकोनॉमी एंड मार्केटिंग। ठीक है, इसमें एक्चुअली जो हम आपको बुक दिखाए हैं उसी बुक से करा रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें सब कुछ दिया, इसमें एक्चुअली 21 चैप्टर दिया गया है। ठीक है, तो हम इसमें से सबसे पहले कौन कौन चैप्टर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो सबसे पहले करेंगे। जिसमें सबसे कम क्वेश्चन आता है उसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो आज ये पहला क्लास है। क्लास कितना, क्लास फर्स्ट है ये। ठीक है, और इसमें हम आज आपको बात करेंगे नेशनल इनकम के बारे में। इसमें बहुत सारा ऐसे पॉइंट है समझने के लिए, जो आप समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा इसमें। ठीक है, हिंदी इंग्लिश वालों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हिंदी में है तभी भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इंग्लिश में है तभी भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप देखिए खाली। ठीक है, मन लगा के देखिए। आप पहले ही सोच लीजिए कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, हमें नहीं समझ में आएगा, तो कैसे समझ में आएगा। क्योंकि आपको मान के चलना, इसमें आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। बस आप देखिए खाली। ठीक है, चलिए देखिए हम बात करते हैं पहला टॉपिक के बारे में। पहला टॉपिक है यहाँ पे कि देखिए, आपको अगर ये हम सिर्फ इसमें बात करेंगे कि कैसे कैसे आपका क्वेश्चन आएगा। हमें पूरा ये पैराग्राफ पढ़ के आपको नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि आपको कन्वेंशनल नहीं लिखना है, आपको टू द पॉइंट में बात करूंगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट टाइम जो नेशनल इनकम के बारे में इंडिया में बात किए थे, वो किनके द्वारा बात किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा बात किया गया था। फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम यही कैलकुलेट किए थे दादा भाई नौरोजी। अब ये कब, तो 1868 में किए थे। 1868 में किए थे। इसके मतलब क्या कि आज़ादी से पहले किए थे। ठीक है, और कौन से बुक में इस बारे में बताए थे नेशनल इनकम के बारे में, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि दादा भाई नौरोजी ने किस बुक में बताए थे नेशनल इनकम के बारे में फर्स्ट टाइम, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक में बताए थे। इसके बाद क्या हुआ, आज़ादी के बाद कि 1949 में क्या हुआ। अब 1949 हो गया मतलब आज़ादी के बाद हो गया। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किए, एक कमेटी के गठन किए, यानी कि नेशनल इनकम कमेटी की स्थापना की 1949 में। इस समिति के अध्यक्ष जो थे कौन थे, PC महालनोबिस थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि आज़ादी के बाद में जो नेशनल इनकम कमेटी की स्थापना हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो PC महालनोबिस थे। ठीक है, और इसमें और भी लोग थे, तो कौन थे, DR गाडगिल भी थे, VKR भी राव भी थे। ठीक है, ये सब लोग थे, लेकिन अध्यक्ष उसका PC महालनोबिस थे। जब आपको पूछेंगे अध्यक्ष, ठीक है, तो उसमें ये सबका नाम देंगे, तो ये से PC महालनोबिस पे आपको टिक लगाना है। इसके बाद ये अपना रिपोर्ट पहली बार गवर्नमेंट को कब सौंपे थे, तो मतलब पहली बार 1954 में ये अपना रिपोर्ट सौंपे थे। ठीक है, इस साइड में जो लिखा हुआ है ये मैं रिटर्न में आऊँगा तब बताऊँगा, क्योंकि वो पीछे का डाटा है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए अब आपका आगे आगे यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए आपको आप यहाँ पे जो आगे आ गया, ये कह रहा है कि मेजर ऑफ नेशनल इनकम। देखिए नेशनल इनकम को यहाँ 4 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। वो 4 तरीके कौन कौन है, तो सब के बारे में मैं अच्छे से आपको डिस्कस करूँगा। देखिए पहला है आपका कि यानी कि GDP, आप कई बार नाम सुने होइए क्या, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, समझ गए आप। यहाँ पे देखिए ग्रॉस का मतलब, जैसे कि इकोनॉमी में हम बात करते हैं ग्रॉस शब्द, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। जैसे कि आप मैथ में 2 + 4 को 2 + 4 जोड़ते हैं, टोटल क्या बोलते हैं, 6 बोलते हैं ना। तो इकोनॉमी में हम क्या बोलते हैं, इसको ग्रॉस बोलते हैं। ठीक है, टोटल का मतलब, ग्रॉस का मतलब यहाँ आपको टोटल मान के चलना है। देखिए अब हम GDP कैलकुलेट किस पे करते हैं, तो हमेशा जो हमारे पास फाइनल गुड्स होता है ना और सर्विस, इस पे हम क्या करते हैं कि GDP को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, GDP का मतलब है हमारे देश के GDP जितना ज़्यादा अधिक है, मतलब हमारे देश का ग्रोथ उतना ही ज़्यादा हो रहा है। समझ रहे बात। अगर हमारे देश का GDP बहुत अच्छा है तो हमारे देश में दूसरे देश का कंपनी इन्वेस्ट करना चाहेगा, कंपनी खोलना चाहेगा। उनको लगेगा कि इस देश में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि हम आगे से आगे बढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं। फाइनल गुड्स का मतलब क्या हो गया, सर्विस के मतलब क्या हो गया, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं आपको। जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपको क्या दे रहे हैं, सर्विस। इसके बदले आप हमें क्या किए कि 500 रुपया दे दिए। क्या कर दिए, 500 रुपया इसके बदले आप हमको दे दिए। ठीक है, और आप जिससे पढ़ रहे हैं जिस मोबाइल पे, तो वो क्या है, आपको 10,000 का वो मोबाइल है। कितना का मोबाइल है, 10,000 का मोबाइल है। तो जब आप यहाँ पे क्या किए, 10,000 रुपये जब आप दुकानदार को दिए तो आप गुड्स खरीद लिए यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनल गुड्स पे आप यहाँ इनको पैसा दिया। ऐसा थोड़ी है कि उसमें जो छोटा छोटा कंपोनेंट लगा है सब चीज़ पे आप थोड़ी पैसा दिए। फाइनल गुड्स का वो पैसा डायरेक्ट आपको सब कुछ जोड़ कर बता दिए और उस पर आप 10,000 रुपये दे दिए। अब हम आपको सर्विस दे रहे हैं तो यहाँ आपको कुछ मिल नहीं रहा है, आपको जस्ट एक फीलिंग आ रहा है। ठीक है,
तो मतलब ये क्या है, सर्विस है, हम आपको सर्विस दे रहे, उसके बदले आप क्या दिए, हमें 500 रुपया दिए। तो हम बोलेंगे यहाँ पे अब इस सिस्टम के लिए जीडीपी कितना हो जाएगा, तो जीडीपी हो जाएगा इस सिस्टम के लिए कितना, तो 10,000 कितना 500 हो जाएगा जीडीपी। समझ रहे हैं, पूरे सिस्टम के लिए, मतलब सर्विस से आपको सर्विस के लिए 500 पेड किए और किसके, गुड्स के लिए आप कितना, सामान के लिए 10,000 पेड किए। ठीक है, तो जीडीपी ऐसे कैलकुलेट होता है। समझ गया बात। अब इसका हम आपको और बताते हैं डिटेल। देखिए इसका जो फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल 1 से लेकर के और 31 मार्च तक होता है। अब आप ध्यान से सुनिए जो मैं बात और बताने जा रहा हूँ इसके बारे में। देखिए जीडीपी जो कैलकुलेट होता है वो अपना जहाँ तक जोग्राफियल यानी कि जोग्राफिकल एरिया प्लस में जो पॉलिटिकल एरिया है उसको हम कंसीडर करके जीडीपी बनाते हैं। जैसे कि हमें वो आपको रफ आइडिया देते हैं। मान लीजिए ये मैप नहीं है, ठीक है, आप बस हमको हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये भारत है, ठीक है, हम अब ये मैप नहीं बता रहे हैं, कोई लोग कमेंट नहीं कीजिएगा सर कैसा मैप बना दिए, ये हम आप मैप नहीं, हम आपको समझाने के लिए बात करें। ये भारत का कैसा ज्योग्राफिकल एरिया है, जो लैंड एरिया है। ठीक है, अब भारत का ये लैंड एरिया है तो कुछ ना कुछ तो समुद्र भी है, पानी में भी है भारत का एरिया। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल एरिया और ये हो गया पॉलिटिकल एरिया। जैसे कि इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि सपोज कि यहाँ मछली पकड़ा जा रहा है या तेल निकाला जा रहा है, तो ये किसके अंदर आएगा, भारत के अंदर आएगा, जहाँ तक इनका बाउंड्री है वहाँ तक। ठीक है, तो ये सब कंसिडर होगा इसमें। तो अब ये पूरा का पूरा ये पॉलिटिकल एरिया के अंदर जितना कुछ भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस का उत्पादन हुआ उससे जो कॉस्ट आया वही होता है क्या, जीडीपी होता है। बात समझ गए, मतलब जितना इसके अंदर में, चाहे ये देश का कंपनी हो विदेश का कंपनी हो, कोई मैटर नहीं करता। मान लीजिए कि रिलायंस है तो ये देश का कंपनी है, तो ये सपोज कीजिए कि 100 रुपया का चीज़ यहाँ बनाया। ठीक है, अब एलजी ले लीजिए, एलजी ये विदेश की कंपनी है, मान लीजिए कि ये 50 रुपया के यहाँ चीज़ बनाया, तो इस देश के लिए अभी ये मतलब भारत के लिए जीडीपी कितना हो गया, तो 150 रुपया हो गया भारत के लिए जीडीपी हो गया। समझ गए बात। तो चलिए अब हम इससे आगे बताएंगे, तो इस डाटा को भी हम कंसीडर करेंगे आगे आपको सब कुछ। ठीक है, तो हमारे नेशन के अंदर, पॉलिटिकल नेशन के अंदर जितना कुछ भी फाइनल बना वो सब जीडीपी के अंदर आ गया। समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको यहाँ पे यही बात यहाँ सब कुछ लिखा है जो हम आपको समझाए हैं। ठीक है, हम आपको पीडीएफ भी देंगे तो आप एक बार पढ़ के भी देखिएगा, लेकिन जो समझाता हूँ मैं उसको अगर एक बार समझ लिए तो आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा इस पीडीएफ से। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया, यानी कि एनडीपी आ गया। तो एनडीपी क्या हो गया कि जो आप जीडीपी जो कंसीडर वहाँ पे आपका जो जीडीपी आया था उसमें से आपको क्या घटा देना है कि डिप्रिसिएशन, मतलब जो मूल्य ह्रास हुआ किसी चीज़ का उसको घटा देना। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, मूल्य ह्रास होता है। ठीक है, तो मूल्य ह्रास जो होता है उसको आप घटा दिए तो ये चीज़ हो गया। अब हम आपको पीछे जीडीपी में क्या बताए थे कि हमारे पास जो जीडीपी था ये पूरा का पूरा अगर मैप था हमारा, तो जीडीपी में रिलायंस कंपनी कितना का सामान बनाया था, तो 100 रुपया का। एलजी कंपनी कितना का सामान बनाया था, तो बनाया था 50 रुपया का। तो हम जीडीपी आपको कितना बताए थे, तो जीडीपी बताए थे आपको 150 रुपया इस डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि जो रिलायंस कंपनी जो सामान बनाया तो इसमें क्या हुआ, इनको 10 रुपया का क्या हुआ कि सामान खराब हो गया, क्षति हो गया। इनको 5 रुपया का सामान खराब हो गया, क्षति हो गया। तो ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, ये जो होता है ना कि मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि किस चीज़ों को मतलब डिप्रिसिएशन में यानी कि मूल्य ह्रास में लिया जाएगा। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग, इन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग रिलायंस कंपनी ने देखा कि हमें 10 रुपया का इसके अकॉर्डिंग सामान खराब हो गया और एलजी कंपनी ने देखा हमें 5 रुपया का खराब हो गया। तो अब एनडीपी यहाँ पे क्या आ जाएगा कि एनडीपी आपका जीडीपी कितना था 150 था और माइनस क्या कर दिए 10 और प्लस में 5 15 कर दीजिए, तो आपको कितना आ गया, तो 135 जो आपको मिला यहाँ पे यही हो गया क्या, एनडीपी हो गया। समझ गए बात, अच्छे से समझ गए ना एनडीपी। चलिए अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है आगे। देखिए आगे है आपका यहाँ पे कह रहा है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जीएनपी ये सब जब हो जाएगा ना तो एक जगह हम आपको इकट्ठे भी बताएंगे, आप चिंता ना कीजिए, अभी सिर्फ आप सुनने पर आप केयर कीजिए। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि एनजीपी क्या होता है कि जैसे कि देखिए हम आपको क्या बताए थे, ये हमारा भारत का मैप है जो ज्योग्राफिकल है, और थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल हो जाएगा, जो ये सब कुछ लेकर कंसीडर होता है। जो हमारे अंदर नेशन के अंदर जो आता है ये जीडीपी हो गया। तो यहाँ पे जीडीपी में हम क्या देखे थे कि रिलायंस कंपनी ने क्या किया कि 100 रुपया का प्रोडक्शन किया, 100 रुपया का फाइनल गुड्स बनाया। और एलजी कंपनी, ठीक है, एलजी कंपनी, देखिए हम बार बार एक ही एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको दिमाग में जल्दी फिट हो। 50 रुपया का ये सामान बनाया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारे नेशन के मतलब अंदर, और ये हो गया ये कंपनी जो है कैसा है तो विदेशी कंपनी है। अब देखिए हमारे देश से बाहर जाकर, सपोज कीजिए अमेरिका है और यहाँ पे अजय नाम का एक आदमी है, अजय, और ये भारत के आदमी और ये अमेरिका में कमा रहा है। कितना कमाया, तो ये कमाया 30 रुपया अमेरिका में।
तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जो मतलब एनजीपी में कंसीडर होता है कि जितना भी हमारे देश के द्वारा जो इनकम हुआ ना, वही होता है एन यानी कि जीएनपी। जो हमारे देश के द्वारा जो इनकम हुआ, हमारे देश के द्वारा, हमारे देश के लोग के द्वारा, हमारे देश के कंपनी के द्वारा जो इनकम हुआ, वही होता है जीएनपी। तो हमारे देश के यहाँ जीएनपी अगर हम निकालेंगे तो जीडीपी, देखिए यहाँ पे जीडीपी लिख दिया और ये प्लस ये लिखा है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जीडीपी के अंदर ये दोनों चीज़ आ गया। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि जीडीपी मतलब यहाँ पे 150 हो गया ये, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि जैसे कि ये मान लीजिए कि ये एक्स है, ठीक है, कि ये एक्स हम किसको जोड़ रहे हैं, जो हमारे देश के लोग बाहर में कमा रहे हैं, ये एक्स हो गया। तो ये हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ लेंगे 30 और इसमें से घटा क्या लेंगे, तो जो हमारे देश से बाहर जा रहा है, मतलब जो ये मान लिया कि विदेशी कंपनी था, तो ये तो हमारे टैक्स तो दिया, हमारे जीडीपी में आया था, इसके मतलब हमें टैक्स तो दिया, लेकिन प्रॉफिट तो ये दूसरा देश का, जिस देश का है उस देश में लेके चला गया ना। तो इसको हम यहाँ पे अब घटा लेंगे, इसमें से क्या किया 50 घटा लिए, मतलब 50 घटा लिया यहाँ पे। तो अब जो बचा हमारे पास कितना, तो 130। तो ये आया हमारा क्या, जीएनपी आया, जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आया। तो इसके मतलब अब हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो विदेशी चीज़ था उसको हटा देना है। हमारे देश की कंपनी द्वारा जो 100 रुपया का उत्पादन किया गया था वो फाइनल प्रोडक्ट, और 30 रुपया अजय ने जो अमेरिका में कमाया था वो, ये हमारा क्या हो गया, तो जीएनपी बन गया। समझ गए बात। तो जीएनपी के लिए फार्मूला होता है, फार्मूला याद रखना है तो ठीक है, और नहीं तो जो मैं समझाया हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के द्वारा जो चीज़ें हो रहा होगा फाइनल्स, वही होगा हमारा जीएनपी। तो हमारे देश के लोग के द्वारा 30 रुपया यहाँ कमाया गया और 100 रुपया हमारे देश की कंपनी के द्वारा यहाँ कमाया गया, तो हमें यही हो जाएगा जीएनपी। अगर फार्मूला से देखेंगे तो फार्मूला में ये पहले ऐड हो गया था, इसीलिए हम यहाँ पे घटा दिए। समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब देखिए अब क्या होगा कि जब ये x इजकल टू में m हो जाएगा, मतलब क्या कि जितना हमारे एलजी कंपनी हमारे देश में कितना कमा रहा था, 50 रुपया का फाइनल गुड्स बना रहा था, और अजय का भी अब क्या हो गया, इनकम वहाँ पे 50 रुपया हो गया। तो ये x जो है और ये m के बराबर हो गया कि नहीं, तो x जो है m के बराबर हो जाएगा, तो ये 0 दे देगा, ये टर्म क्या दे देगा आपको, 0 दे देगा। तो ये 0 दे देगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जीएनपी इजकल टू में क्या हो जाएगा, तो जीडीपी हो जाएगा। इस कंडीशन में, अगर कंडीशन आपको देगा तब। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 लिखा गया कि इन क्लोज इकोनॉमी ये चीज़ें 0 हो जाता है। जब इकोनॉमी क्लोज हो गया, इसके मतलब क्या हुआ, न तो इस देश के अंदर दूसरा कोई कंपनी आएगा लगाने के लिए, न इस देश के आदमी दूसरा देश में कमाने जाएगा। तो इसके मतलब क्या, इसका तो जीडीपी ही किसके बराबर हो गया, जीएनपी के बराबर हो गया। तो ये टर्म कंडीशन भी आप समझ गए होइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अब जीएनपी जो होता है यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, यही इंडिकेट करता है क्या कि हमारे देश का स्ट्रेंथ इकोनॉमी कितना है। क्यों, क्योंकि यही तो हमारे देश में रह गया। विदेशी कंपनी जो बनाया था अपना माल पूंजी, वो तो लेके निकल गया, प्रॉफिट लेके निकल गया। हमें तो ठीक है हमारे देश में काम किया था, इसके बदले हमें टैक्स दिया, सही बात है, लेकिन वो जो प्रॉफिट हुआ वो तो लेके निकल गया। तो जीएनपी हमारा जितना ज़्यादा होगा, इसके मतलब हमारे इकोनॉमी के अंदर स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा है। समझ गए बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपको ये देखिए, यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस आप आराम से देखने की कोशिश कीजिए। आप 2 मिनट में समझिएगा, हो जाता तो नहीं होगा ना, आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। देखिए अब ये पीपीपी क्या होता है कि परचेजिंग पावर पेरिटी होता है। इसमें आपको एक ही चीज़ याद रखना है क्या कि इसमें हमारा भारत जो है कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे परचेजिंग पावर में, मतलब दूसरे नंबर पे दूसरा कंट्री और तीसरे नंबर पे भारत है कि सबसे ज़्यादा आयात करते हैं भारत, ठीक है। तीसरे नंबर पे आयात करने में भारत। ये किस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो जीएनपी के बेस पे कैलकुलेट किया। क्यों, क्योंकि जीएनपी के बेस पे, क्यों, क्योंकि भारत के जो पैसा पूरा का पूरा बच रहा है वो कोई जीएनपी ही बच रहा है ना, जीएनपी ही बच रहा है। तो जो सामान कुछ खरीदेगा तो वो जीएनपी के ही बेस पे खरीदेगा ना। सपोज कीजिए कि आपके पास 100 रुपया है, तो आप कोई भी सामान को जो खरीदिएगा तो 100 रुपया का टेंडेंसी से ही खरीदिएगा ना। तो इसीलिए यही होता है आपका क्या कि जीएनपी है, मतलब भारत के पास, वो जीएनपी के बेस पे हम मतलब अपना परचेजिंग पावर जो रखते हैं उसी बेस पे होता है कि हम कितना खरीद सकते हैं, जितना हमारे पास पैसा है उतना खरीद सकते हैं। अब आगे देखिए ये क्या है, आगे है आपका, ये हो गया आपका आगे कि नेट नेशनल प्रोडक्ट आने की NNP, इसी को बोलते हैं क्या, नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए ये 2 टाइप से कंसीडर किया जाएगा। कैसे कैसे कंसीडर किया जाएगा, तो इसको एक देखा जाएगा फैक्टर कॉस्ट पे और एक देखा जाएगा कितना मार्केट प्राइस पे देखा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम आपको अच्छे से समझाते हैं। ये चीज़ें यहाँ लिखा गया है ना, इन चीज़ों को आप समझते हैं तो ठीक है ना, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से समझिए क्योंकि ये चीज़ें हम आपको पीछे भी बताए हैं। देखिए
यहाँ पे हम आपको पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ जाएगा। देखिए यहाँ पे अब NNP क्या आ जाएगा, NNP जो आएगा, जो हम आपको अभी GNP इतने अच्छे से समझाए हैं उसमें से क्या फिर से यहाँ पे हम मूल्य ह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन जो है वो हम हटा देंगे तो हमारा NNP आ जाएगा। अब यहाँ पे जो मूल्य ह्रास है और GDP में जो मूल्य ह्रास आप देखे थे ये दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग चीज़ हो जाएगा, क्योंकि GDP जो हमारा था वो हम अपने पूरे जो हमारे देश का इनकम हो रहा था देश के अंदर वो सब कंसीडर कर रहे थे, वह देश के हो विदेश का हो कंपनी कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ जो हमारा GNP है ये सिर्फ हमारा देश के लोगों के द्वारा चाहे जहाँ भी है या देश के अंदर कंपनी है देश के लोग बाहर कमाता है उसके द्वारा जो है वो चीज़ों को कंसीडर किया गया। बात समझे ना। अब यहाँ पे देखिए हम इसको बताते कि ये हम कैसे कंसीडर करेंगे। तो देखिए हम आपको पहले जो पीछे बताए थे क्या कि रिलायंस कंपनी ने कितना 100 रुपया का प्रोडक्ट बनाया, LG कंपनी ने कितना का बनाया तो 50 रुपया का। इनका जो क्षतिग्रस्त हो गया मतलब जो मूल्य ह्रास हुआ था कितना 10 रुपये का हुआ था और इनका जो मूल्य ह्रास हुआ था कितना 5 रुपया का हुआ था। समझ गया बात। तो यहाँ पे अब जो मूल्य ह्रास जो कंसीडर किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये 10 किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम GNP में तो इसको काउंटे नहीं किए हैं ना, तो इसका मूल्य ह्रास यहाँ हम कंसीडर थोड़ी करेंगे। जब हम GNP में इसको काउंटे नहीं किए तो इसका नहीं करेंगे। GNP में हम किसको काउंट किए तो सिर्फ इसको काउंट किए, तो इसके मतलब हम यहाँ पे मूल्य ह्रास सिर्फ ये वाला घटाएंगे। ठीक है, हम आगे एगो नोमरिकल लेकर भी हम आपको करके बताएंगे। ठीक है, देखिए ये जो होता है कैसा फॉर्म होता है तो GNP जो होता है यानी कि NNP जो होता है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम होता है। इसमें अब किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। पहली बात क्या कि आपको GNP जो देखे थे ये तो हमारा देश का था। ठीक है, अब इसमें से भी जितना भी मूल्य ह्रास हुआ था उसको हम हटा दिए तो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम निकल गया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट दिया है। देखिए आगे आपको दिया है यहाँ पे कि नेशनल इनकम किस पे, मार्केट प्राइस पे और फैक्टर प्राइस पे। देखिए दोनों पे दिया गया है। हम आपको पहले समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए ये कोई इंडस्ट्री है, समझ गए बात। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई पेन बन रहा है, पेन बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेन का हमारा दिन रात का काम होता है, पेन बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम पेन बनाएं तो इसका जो फैक्टर जो इंडस्ट्री के अंदर इसका कॉस्ट आया कितना है 5 रुपया आ गया। ठीक है, 5 रुपया आ गया। जब इंडस्ट्री के अंदर 5 रुपया कॉस्ट आ गया, यही है इसका क्या फैक्टर कॉस्ट है। जो इंडस्ट्री के अंदर जो कॉस्ट आया ये फैक्टर कॉस्ट है। इसके अभी कोई भी इनडायरेक्ट चाहे कोई भी तरह का टैक्स नहीं आया है। ये सिर्फ कौन सा कॉस्ट है तो जब ये पेन बनाने में रॉ मटेरियल कहीं से कंपनी को लाना पड़ा होगा, लेबर को कॉस्ट देना पड़ा होगा यानी कि रॉ मटेरियल। ठीक है, लेबर कॉस्ट देना होगा, जहाँ ये बना रहा होगा लैंड कॉस्ट लग रहा होगा, जहाँ पे फैक्ट्री खोला होगा। ठीक है, मैनेजमेंट कॉस्ट लग रहा होगा। तो ये सब कॉस्ट जो है ना यही है क्या फैक्टर कॉस्ट 5 रुपया। अब ये जब ये मार्केट में आया बिकने के लिए तो सरकार ने क्या किया, इस पे 5 रुपया का क्या डाल दिया, इनडायरेक्ट टैक्स डाल दिया। हम ये समझाने के लिए बता रहे हैं आपको, रियल में कुछ नहीं मानना है इसका। ठीक है, तो 5 रुपया इनडायरेक्ट टैक्स डाल दिया। तो अब इसका मार्केट प्राइस कितना हो गया 10 रुपया हो गया। क्या तो मार्केट प्राइस इसका 10 रुपया हो गया। लेकिन सरकार क्या किया, अब सरकार का यहाँ थोड़ा चापलूसी आ जाएगा। ये क्या कहेगा कि हम 2 रुपया के इस पर क्या दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। ठीक है, सब्सिडी दे दिए, यहाँ पे सब्सिडी दे दिए 2 रुपया के। तब ये मार्केट में बिकने लगा। अब 8 रुपया में मार्केट में बिकेगा। समझ गए बात। तो अब अगर सब्सिडी देने के बाद ये 8 रुपया मार्केट में बिका, तो अब अगर हम आपसे पूछे कि इसका हम फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालें तो आप बोलिएगा सर इसका फैक्टर कॉस्ट जो हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो मार्केट कॉस्ट है मतलब अभी मार्केट में बिक रहा है कितना में 8 रुपया में, तो अभी वाला हम लेंगे तो 8 रुपया मार्केट कॉस्ट माइनस में हम क्या करेंगे, हम आपको पहले ये चीज़ें लिख कर बताते हैं। देखिए फैक्टर कॉस्ट क्या तो मार्केट कॉस्ट, ठीक है, जो मार्केट में जितना बिक रहा है, और माइनस में क्या करेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स, और प्लस में क्या करेंगे तो सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने दिया। तो देखिए यहाँ पे आप फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट कितना था यहाँ इंडस्ट्री में जब बना था तो 5 रुपया, मार्केट कॉस्ट कितना है अभी तो 8 रुपया है, माइनस में क्या करेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना लगाया था गवर्नमेंट तो 5 रुपया, सब्सिडी कितना दिया था गवर्नमेंट तो 2 रुपया। अब इसको देखिए 8 और यहाँ कितना 2, 10 हो गया, 10 में से 5 कीजिएगा तो कितना 5 हो गया। अब दोनों चीज़ बराबर हो गया। तो अब आपको फैक्टर कॉस्ट समझ में तो आ गया ना। अब चलिए हम आपको फार्मूला दिखाते हैं इसका। देखिए आपका ये है फैक्टर कॉस्ट का फार्मूला। देखिए अब फैक्टर कॉस्ट तो हम आपको पहले समझा दिए ना। अब ये एनएनपी पे फैक्टर देखना है। एनएनपी मतलब समझ, देखिए फैक्टर कॉस्ट हो गया तो आप एनएनपी तो लगा ही दीजिएगा ना इसके साथ, क्योंकि ये था नेट नेशनल प्रोडक्ट था। ठीक है, तो देखिए फैक्टर कॉस्ट हम देखते हैं जो कोई भी चीज़ हमारा बना तो फैक्टर कॉस्ट क्या मार्केट कॉस्ट, माइनस में क्या तो इनडायरेक्ट टैक्स, और प्लस में क्या तो जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने दे दिया था। यही फॉर्मूला आपको याद रखना, ये चीज़ें एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम क्या करते हैं, जो हम जीडीपी जो पहले हम निकाल के आपको दिखाए थे, ये जीडीपी हम 2 तरीके से निकालते हैं। कौन कौन, तो एक तो हम नॉमिनल तरीके से निकालते हैं, दूसरा क्या रियल जीडीपी वो जीडीपी हो जाता है जो हम पुराना, जो हम बेस ईयर माने हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा एक बेस ईयर दिया गया है उस पे, जैसे कि हम बेस ईयर
बेस ईयर पे हम अगर कैलकुलेट करेंगे जीडीपी तो हम उसको क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी। लेकिन जो अभी करंट जो अभी सिचुएशन चल रहा है उस पर जो हम कंसीडर करेंगे उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, समझ गया बात। चलिए हम आगे आपको दिखाते भी हैं करके सब कुछ। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी जो आपका बेस ईयर है कितना है, तो 2011 से 12 है बेस ईयर, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए हम यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए पहली बात क्या, मान लीजिए कि कोई एक स्टील कंपनी है। ठीक है, स्टील कंपनी है। अब वो क्या किया कि स्टील बना रहा है और बेस ईयर पे हम ले लेते हैं। बेस ईयर कितना अभी जो चल रहा है वो है 2011 से 12 चल रहा है बेस ईयर। ठीक है, तो ये बेस ईयर पे क्या मतलब इस जो बेस ईयर पे इस टाइम में जब स्टील ये बन रहा था तो 50 रुपये पर केजी था। ठीक है, और इसने उस समय मतलब इतना ये माल मतलब इतने रुपये केजी है। ठीक है, और प्रोडक्शन जो किया, प्रोडक्शन ये कितना किया, तो 100 केजी किया। ठीक है, तो इसको यहाँ पे टोटल कितना आ गया इससे हमें मतलब नहीं, हमें आगे देखना है। अब अगर हम बात करेंगे 19-20, ठीक है, हम ले लेते हैं क्या 2019 और 20 की बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ क्या हुआ कि स्टील का कॉस्ट बढ़ गया, कितना हो गया 60 रुपीज़ पर केजी हो गया। अब प्रोडक्शन हम कितना किए, तो ऐसा मान लीजिए कि 115 या 150 केजी किए। ठीक है, मान लीजिए कि 150 केजी किए। तो अब ये देखिए इस समय 11-12 में जो बेस ईयर माने इस समय कितना था कॉस्ट, तो इस समय जो कॉस्ट था 50 रुपीज़ पर केजी था। और हम प्रोडक्शन अभी कितना कर रहे हैं, तो अभी कर रहे हैं 150 केजी। तो अगर हम उस समय के कॉस्ट के हिसाब से अगर हम अभी देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा टोटल प्राइस, तो कितना ये हो जाएगा 7500, 15×5 = 75, तो 7500 हो जाएगा। मतलब ये 7500 रुपया हो गया क्या आपका, ये जो जीडीपी आया 7500 रुपया, ये बेस ईयर के प्राइस के हिसाब से आया। इसको हम क्या बोलते थे, रियल जीडीपी। बात समझ रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रियल, इसको बोलते हैं रियल जीडीपी। जो बेस प्राइस और अभी के क्वांटिटी के हिसाब से आया ये हम क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी ये हो जाएगा कि हमारा जो अभी का प्राइस है इसके अकॉर्डिंग जो हम अभी प्रोडक्शन कर रहे थे, कितना 15×6 = 90 हो जाएगा, मतलब यानी कि 9000 हो जाएगा हमारा जीडीपी। तो ठीक है, ये क्या हो गया, तो नॉमिनल जीडीपी 9000 जो हो गया से, और ये 7500 जो हो गया ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका रियल जीडीपी। दोनों बात आप अच्छे से समझ गए ना। अब यहाँ पे एक टर्म जो होता है वो इंट्रोड्यूस होता है जो काफ़ी बार पूछा जाता है और ये इस बुक में नहीं दिया गया लेकिन हम आपको बताते हैं। देखिए जीडीपी डिफ्लेक्टर आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर। यही से पता चलता है कि भारत के अंदर जीडीपी जो है कितना तेजी से बढ़ रहा है या डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो नॉमिनल जीडीपी बटा में क्या, तो जो रियल जीडीपी होता है वो होता है। ठीक है, तो नॉमिनल आप यहाँ पे कितना देखे थे, तो 9000 जो हम निकाले थे अभी। ठीक है, और जो आप रियल देखे थे कितना, तो 7500 देखे थे सारे। अब इसको काट दीजिएगा तो कितना, 15 से भी कट जाएगा 6 और ये कितना 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देखिए 1.2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जीडीपी जो है 20% से डिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब अगर दोनों बराबर होता तो 1 हो जाता, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 1.2 हो रहा है। इसका मतलब 20% से डिफ्लेक्ट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। बात समझ गए ना, तो यही होता है यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेक्टर। इस सब पॉइंट को आप कॉपी में नोट बना के लिख लीजिए, कहीं और नहीं मिलेगा इतना आसानी से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे। देखिए अब आपको यहाँ पे है कि सम टाइप्स ऑफ अदर इनकम। देखिए प्राइवेट इनकम का मतलब क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर से जो इनकम आ रहा है ना, किसी भी प्राइवेट सोर्स से, वो होता है प्राइवेट इनकम। ठीक है, पर्सनल इनकम क्या हो जाता है, जो आप इंडिविजुअल कमा रहे हैं अपने किसी भी टाइप से, जो इनकम मतलब रिसोर्स से आप अपना रहे हैं, ला रहे हैं इनकम, वही क्या होता है, पर्सनल इनकम होता है। देखिए अब यहाँ पे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो हो गया ना, ये आपको समझना पड़ेगा। हम इसके बारे में आपको अच्छे से बताते हैं, समझिए। देखिए ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो होता है ये होता है आपका कि आप जो भी कमाएं, यानी कि पर्सनल इनकम माइनस में क्या, तो जो भी आप डायरेक्ट टैक्स भर दिए, प्लस में जो भी आप फीस भर दिए। ठीक है, फी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे क्योंकि इधर मेरा पेन नहीं चलता है। ठीक है, तो देखिए अब इसके अंदर ही हम लिख रहा हूँ फी प्लस में क्या, जो भी आप मतलब फाइन्स भर दिए। तब मतलब ये डिस्पोजेबल इनकम जो आपका आया, मतलब फाइनल जो बच के आपके पास आया पैसा, वो कितना आएगा, तो जितना आप कमाए उसमें से आप कितना टैक्स भर दिए, कितना आप फीस भर दिए। मान लीजिए कि आप कमा रहे हैं, आप कोई फॉर्म भर रहे हैं एग्जाम देने के लिए, कुछ भी कर रहे हैं, तो फीस आप भरिएगा ना, तो फीस भर दिए। उसके बाद आप फाइन कितना भर दिए। मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं कि पुलिस वाला सामने आपको दिखा कि नहीं है, आप तुरंत हेलमेट उतारे हुए हैं और रेड लाइट क्रॉस कर गए, तो वहाँ पर क्या कर दिया, आपको फाइन मार दिए। तो ये सब कहाँ से जाएगा, आपके इनकम से ही जाएगा ना। तो ये सब घट के आपके इनकम से जो बचता है वही होता है क्या, तो डिस्पोजेबल इनकम होता है। समझ गए ना बात, ताकि हम तोड़ के समझाते ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए।
चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे आपको बेस ईयर के बारे में बात किया गया। तो ये बेस ईयर क्या होता है कि जैसे कि बेस ईयर किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो ये मिनिस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ये हम डिसाइड नहीं करते, गवर्नमेंट डिसाइड करता है। और गवर्नमेंट के अंदर कौन, तो जो नेशनल स्टैटिक कमीशन होता है उसके द्वारा, NSC के द्वारा, और किसके द्वारा, तो CSO के द्वारा, यानी कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा ये चीज़ें डिसाइड किया जाता है। और ये अभी का जो बेस ईयर है प्रेजेंट का वो कितना है, 2011 से 12 है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है आपके लिए वो ये है, क्या है कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब CSO, ठीक है। इसका स्थापना कब, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था, ठीक है। और ये इसी के द्वारा देश का जो नेशनल इनकम है उसको पब्लिश किया जाता है या बताया जाता है। समझ गए बात। चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। थोड़ा सा जब हम आपको आगे दिखाएं तो आगे आपको ये चीज़ें याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मतलब जो है सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम किस मतलब राज्य का है भारत में, तो गोवा का सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम। ये होता क्या है पर कैपिटा इनकम, थोड़ा देख लीजिए। हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देते पर कैपिटा इनकम। देखिए ये पर कैपिटा इनकम जो होता है ये होता है कि टोटल इनकम बटे में क्या था, टोटल पॉपुलेशन, यही होता है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। समझ गए बात। ये चीज़ को भी आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य का है, तो गोवा का है, ठीक है। और सबसे कम पूछ दे तो बिहार का है। हालांकि अगर आपको सब याद रखना है तो रख लीजिए, लेकिन पूछा जो जनरली जाता है ये दो, एगो सबसे ज़्यादा, एगो सबसे कम। ये टॉपिक क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से जो होता है हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग को कन्फ्यूजन भी रहता है, तो आज आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। आप मतलब आराम से देखिए, समझ के थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर क्या है कि फिजिकल पॉलिसी एंड बजट सिस्टम इन इंडिया। तो फिजिकल पॉलिसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो टर्म इंट्रोड्यूस होता है, क्या, एक पब्लिक रिसिप्ट और एक क्या, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ कि इनके पास आया, सपोज कीजिए गवर्नमेंट है तो इनके पास चीज़ें जो आया ये रिसिप्ट के फॉर्म में आया, पब्लिक रिसिप्ट। और एक्सपेंडिचर मतलब क्या, यहाँ से जो चीज़ें बाहर गया, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च कर दिए। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं पब्लिक रिसिप्ट के बारे में। देखिए पब्लिक रिसिप्ट भी यहाँ पे जो होता है वो दो टाइप से होता है, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट होता है, ठीक है। जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है इसमें एक तो टैक्स के फॉर्म में आता है और दूसरा नॉन टैक्स के फॉर्म में आता है। जो टैक्स के फॉर्म में आता है, देखिए यहाँ पे जो है ये जो होता है सीधा सीधा गवर्नमेंट को क्या आता है, प्रॉफिट होता है। ये जो इनके पास आ गया तो ये इनका मर्जी है, अब इसको इनको क्या करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल रिसिप्ट में होता है थोड़ा सा चेंजमेंट है, हम इनको आपको बताते हैं अभी सब कुछ। देखिए ये होता है, ये भी एक्चुअली ये कैपिटल रिसिप्ट जो होता है ना, ये भी एक टाइप का क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है। लेकिन एक बर्डन टाइप का प्रॉफिट होता है, मतलब जुगाड़, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर लोकल भाषा में बोल देते हैं जुगाड़ टाइप का होता है। जैसे कि सपोज कीजिए ये कैसा होता है कि अगर सपोज कीजिए आपके पास पैसा नहीं, लेकिन कुछ अगर आपको खाने पीने का मन है तो आप क्या बोलते हैं कि आज पैसे का जुगाड़ लगाता हूँ, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करता हूँ। तो या तो दोस्त से लेते हैं या मम्मी पापा से लेते हैं। तो ये क्या, ये इसी टाइप का है। कैपिटल रिसिप्ट जो है कुछ ऐसा ही है, हम आपको अभी पूरा समझाते हैं। देखिए आप पहले इसको देख लेते हैं, जो रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में पहला टैक्स और दूसरा क्या, नॉन टैक्स। टैक्स वाला में क्या है, तो डायरेक्ट टैक्स होगा, एगो क्या होगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो अगर आपका संपत्ति है तो आप खुद उसके बदले टैक्स पे कर रहे हैं, या आप ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं तो टैक्स पे कर रहे हैं, वो डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा कि सपोज कीजिए आप पेन खरीदे, क्या खरीदे, पेन। और पेन क्या आप 10 रुपया में खरीदे, 10 रुपया में, इसका फैक्टर कॉस्ट 5 रुपया लगेगा। था गवर्नमेंट इसके ऊपर इनकम टैक्स मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स डाला है वो सब कुछ मिला करके आप दे रहे हैं। तो ये भी तो आप टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे होता है इनकम टैक्स। हम इसके बारे में डिटेल चर्चा तब करेंगे जब इसका हम चैप्टर पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी हम नॉन टैक्स के देखते हैं, नॉन टैक्स रिवेन्यू कौन सा है। तो देखिए यहाँ क्या होता है कि फीस के फॉर्म में, जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम का, तो आप फीस तो फॉर्म तो भरे ना, तो फीस दिए हैं तो उसके फॉर्म में, तो ये कैसा हुआ, नॉन टैक्स हुआ। वो टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट का वो टैक्स नहीं था, लेकिन फीस के फॉर्म में उनके पास गया। इंटरेस्ट के फॉर्म में, सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कहीं से कर्ज लिए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या नहीं, गवर्नमेंट किसी को कर्ज दिए हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये भारत है अपना, ठीक है, यहाँ पर अपना भारत है और किसी और को क्या दिए हैं, किसी और देश को कर्ज दे दिए। तो इनको पास जो पैसा आ रहा है कहाँ से, इंटरेस्ट के रूप में, जो कहीं से अगर आ रहा है इंटरेस्ट के रूप में, तो ये क्या हो गया, ये भी इनके लिए तो सरप्लस ही हुआ ना। तो ये भी क्या आ गया, नॉन मतलब टैक्स के फॉर्म में आया। ये इंटरेस्ट आ रहा है, नॉन टैक्स नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से प्रॉफिट हो गया। सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट ने कहीं पर शेयर खरीद रखा है अपना, उसका रेट बढ़ गया, तो वहाँ पर क्या है, इनको प्रॉफिट हो गया। उसी तरह से क्या, तो ग्रांट हो गया, मतलब जैसे कि कोई दूसरा देश ने क्या किया कि इस देश को थोड़ा सा डोनेशन दे दिया, तो ये सब कैसा आ गया, नॉन टैक्स रिवेन्यू के फॉर्म में आ गया। इनके पास रिवेन्यू तो है लेकिन ये टैक्स नहीं लगाए थे, फिर भी आ गया। समझ गया बात। अब चलिए अब हम चलते हैं कैपिटल रिसिप्ट की तरफ। देखिए कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है
कि यहाँ पे क्या करते, जैसे कि मान लिया कि ये गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, ठीक है, भारत सरकार है। अब ये क्या किए कि दूसरे जगह से मान लिया जाए कि इनको पैसा की जरूरत है, तो दूसरे जगह से कर्ज ले लिए। सपोज कीजिए कि IMF से या वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले लिए, तो ये क्या एक्सटर्नल डेबिट्स है, मतलब बाहर से कर्ज ले लिए। और इंटरनल डेबिट्स क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए उनको जरूरत पड़ा, अपने देश में कोई बहुत बड़ा कंपनी है उससे अगर थोड़ा बहुत कर्ज ले लिए, तो ये क्या होता है, इंटरनल डेबिट्स होता है। तो पहला पॉइंट यही लिखा है कि इंटरनल एक्सटर्नल डेबिट्स, तो आप समझ गए। दूसरा क्या है कि यहाँ पे देखिए लोन रिकवरी। अब सपोज कीजिए कि भारत ने क्या किया था, किसी देश को लोन दिया था, तो लोन के बदले तो दूसरा देश ने इनको क्या दे रहे थे कि मतलब इंटरेस्ट तो दे ही रहे थे, लेकिन इनको अब क्या लगा कि अब हमारे पास पैसा नहीं है, हमें पैसा की जरूरत है। तो ये क्या बोले भारत सरकार दूसरे देश को कि भाई आप जो मेरा पैसा लिए प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आप हमको रिटर्न कर दीजिए। तो वो क्या हुआ कि लोन रिकवरी हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट ले लिए तो लोन रिकवरी। तो ये भी किसमें, कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे स्मॉल सेविंग हो गया, वो भी कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। बैंक जो मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, तो वो भी किसके अंदर आएगा, कैपिटल मतलब रिसिप्ट के अंदर आएगा। क्योंकि देखिए जब आप बैंक में जाते हैं तो कई बार सुने होइएगा कि बैंक का सिक्योरिटी जो होता है ना, मतलब बैंक एक मतलब आपको लिखित पेपर देगा, आप उसके बदले क्या आप करते हैं, पैसा जमा करते हैं। तो आपके पास क्या है, सिर्फ एक कागज़ के फॉर्म में, लेकिन बैंक तो आपका जो पैसा था वो ले लिया ना। तो आप क्या, आप जिस दिन वो कागज़ जमा कीजिएगा तो आपको बैंक पैसा देगा। तो मतलब इस फॉर्म में भी क्या है, बैंक के पास वो पैसा जमा हो रहा है ना, तो ये कैसा है, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आता है, ठीक है। अब हम चलिए देखते हैं इधर कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर भी दो टर्म आता है, कौन कौन, एक आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा क्या आता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो आता है जहाँ से आपको अगर इसको खर्च अगर आप एक बार कर दिए, थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ। देखिए जैसे कि कहने का मतलब है यहाँ कि अगर एक बार आप खर्च कर दिए इसके, तो नो रिटर्न, ये खर्च आपका रिटर्न नहीं आएगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि मान लीजिए कि सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको सैलरी दे दिए, ठीक है। जो पेंशन जिनको मिलता है उनको पेंशन दे दिए, तो क्या है, सब रिटर्न आएगा नहीं, लेकिन ये खर्च तो हो रहा है ना। तो यही आता है किसमें, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। बात समझिए। अब देखिए यहाँ पे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी क्या होता है, तो दो टाइप के हो जाता है। वो कौन कौन होता है, तो एक तो हो जाता है प्लान्ड और दूसरा क्या होता है, अनप्लान्ड। प्लान्ड वो होता है कि जो पहले से जिसके बारे में सब कुछ सोचा समझा गया है, और अनप्लान्ड वो हो गया जो अचानक से कोई चीज़ आ गया ना, जैसे कि मान लिए कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ये सब अनप्लान हो गया ना। तो इसके बारे में जो खर्च होगा तो वो क्या होगा, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हो गया, समझ गया। चलिए अब देखते हैं हम थोड़ा सा इसमें आगे क्या है आपका कि ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए अब हम यहाँ पे एक तरफ देख रहे थे क्या कि जब यहाँ पे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था तो नो रिटर्न था, नो रिटर्न। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यहाँ से क्या होगा कि रिटर्न होगा, रिटर्न कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का उम्मीद है रिटर्न होगा। तो इसके मतलब यहाँ गवर्नमेंट कैसा काम करेगा, तो या तो ये कोई कंपनी खोलेगा या तो क्या पीएसयू का एस्टेब्लिशमेंट करेगा, या बहुत बढ़िया गवर्नमेंट कोई कॉलेज खोलेगा जहाँ पे फीस अच्छा हो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेगा, मेडिकल कॉलेज खोलेगा। ये सब कॉलेज जब ये सब चीज़ें खुलता है तो यहाँ पे क्या होता है, या मान लीजिए कि रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ब्रिज बन रहा है, तो ये सब चीज़ें जब तैयार हो जाएगा तो यहाँ से गवर्नमेंट को बाद में कुछ ना कुछ रिवेन्यू जनरेट होगा ना। तो ये होता है क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी दो आ गया, कौन कौन आ गया, तो एगो प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया और दूसरा नॉन प्लान है। अब प्लान में क्या आ गया कि जो भी चीज़ प्लान से हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हमको पता है रोड का जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, पूरा तैयार हो जाएगा, इस पर जब पब्लिक चलेगा तो टोल टैक्स लेगा, तो गवर्नमेंट को टैक्स आएगा। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बोर्ड का स्थापना कर रहे हैं, वहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का व्यवस्था कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वहाँ पे होने लगेगा तो जब पब्लिक के पास जाएगा तो यहाँ से यूनिट का पैसा आएगा ना, तो ये होगा। लेकिन नॉन प्लान में क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हुआ, सपोज कीजिए कि नेपाल है, ठीक है, नेपाल है। अब नेपाल को क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो गया उनको, ठीक है। तो भारत सरकार ने इनको क्या किया कि लोन दे दिया। तो ये प्लान में तो नहीं था एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान में नहीं था, लेकिन इनको ये लोन दे दिए भारत सरकार, किसको, नेपाल को दे दिए। तो यहाँ से क्या होगा, कुछ इंटरेस्ट के रूप में तो मिलेगा ही, और बाद में ये रिटर्न भी आएगा, क्योंकि इनको हम लोन दे रहे हैं, डोनेशन नहीं दे रहे। डोनेशन देते तो फिर वो अलग पार्ट हो जाता है, जो हम आपको पीछे बताएं। यहाँ पे हम लोन दे रहे थे, किसके, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा, लेकिन नॉन प्लान के अंदर है, क्योंकि अचानक उनके पास ऐसा स्थिति आ गया तो भारत सरकार ने दे दिया। समझ गया बात। चलिए थोड़ा और आगे इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो 4-5 आपको पॉइंट दिया गया है, अगर इसको आपको रीड करना है तो कर लीजिए। जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होता है, फंड क्या होता है, पब्लिक रिसिप्ट क्या होता है, हम आपको जो पीछे समझाएं वही बेस्ट चीज़ है। ये सब आपको अगर एक बार रीड करना होगा तो कर लीजिएगा। इसमें भी जो मेन चीज़ है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम आपको पीछे बताए थे ना कि जैसे कि टैक्स के फॉर्म में आएगा और नॉन टैक्स के फॉर्म में आएगा, कौन, तो जो रिवेन्यू रिसिप्ट था वो, तो नॉन टैक्स के फॉर्म में हम आपको बोले थे फीस के फॉर्म में आ जाएगा, फाइन के फॉर्म में आ जाएगा, इस सब के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे है आपका, आगे ये रहा। देखिए आगे है आपका जो कैपिटल
जो कैपिटल रिसिप्ट था उसका क्लासिफिकेशन 3 गो हो गया था। यहाँ पे 3 गो दिया हुआ है। कौन कौन दिया था? रिकवरी ऑफ लोन। हम आपको बताया ना कि जैसे कि हम लोन उससे मांग रहे हैं, जो दूसरे देश को दिए हैं वो लोन मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कैपिटल का जरूरत अब पड़ गया, कैपिटल हम रिकवरी कर रहे हैं उन चीज़ों को, ठीक है। अब देखिए जैसे कि बोरिंग, मतलब हम दूसरे देश से कर्ज भी ले रहे हैं, ठीक है। मतलब कर्ज जो हम दिए हुए हैं, मतलब जो कर्ज है, मतलब हम वहाँ से लेना चाह रहे हैं। कैसे कैसे लेना चाह रहे हैं? तो जैसे कि वर्ल्ड बैंक से लेना चाह रहे हैं, या हमारे जो वर्ल्ड बैंक से या IMF से ले रहे हैं, तो वो क्या एक्सटर्नल हो जाएगा। जो हम अपने देश में किसी कंपनी से या बड़े मतलब ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं तो वो इंटरनल हो जाएगा। समझ गया? चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। आगे में आपका ये दोनों चीज़ है। आगे में है आपका क्या कि कैपिटल रिसिप्ट जो होता है वो और रिवेन्यू रिसिप्ट होता है, ये दोनों में अंतर क्या होता है? तो देखिए कैपिटल रिसिप्ट जो होता है कि कैपिटल रिसिप्ट आर द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल सही। देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रिसिप्ट के अंदर हम आपको क्या बताए थे कि इन्वेस्ट तो करेंगे पहले गवर्नमेंट, जैसे कि मान लीजिए कॉलेज खोलेंगे, रोड बनाएंगे, बिजली विभाग बनाएंगे, तभी जा करके यहाँ से आएगा, तो मतलब इन्वेस्टमेंट करने के बाद आएगा। दूसरा देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या है कि रेवेन्यू रिसिप्ट आर द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ये कहाँ से आ रहा है कि जो डेली दिनचर्या का जो काम चल रहा है ना, यहाँ से जो रिसिप्ट कट रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में, यही चीज़ क्या हो जाता है? रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट का फॉर्म आ रहा है, वो बार बार आते ही रहता है। उसके बाद क्या हो कि मान लीजिए कि ट्रैफिक पे कहीं भी मतलब रोड ट्रैफिक है, वहाँ पे पुलिस खड़ा है, तो गवर्नमेंट का वो पुलिस हमेशा खड़ा ही रहेगा। कोई भी आदमी अगर लाइट क्रॉस कर गया, उनके ऊपर जब फाइन लगाएंगे तो वो सब क्या हमेशा आते ही आते रहेगा वो सब चीज़ें। समझ गया ना बात? चलिए देखिए आगे। यही पे यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको दिया हुआ है, जो मैं आपको पीछे बताया हूँ इतने अच्छे से कि यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है उनको सैलरी दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है, सब्सिडी दिया जाता है, यही सब होता है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसमें क्या होता है, जो प्लान्ड होता है उसमें कि कंस्ट्रक्शन किया जाता है रोड का, ब्रिज का, इन सब का, क्योंकि उससे बाद में गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? टैक्स के रूप में मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा प्लान्ड इकोनॉमी में क्या दिया, जो हम आपको पीछे बताए ना, कंस्ट्रक्शन करेंगे रोड का, ये चीज़। और नॉन प्लान में क्या? तो जैसे कि मान लीजिए कि मिलिट्री पे जो अचानक खर्च आ गया, मतलब पुलिस सिस्टम पे आ गया, जुडिशरी पे, जैसे कि मान लीजिए कि कोई अटैक हो गया, तो अटैक जब हो जाएगा तो वहाँ क्या होगा? मिलिट्री को बहुत सारा इक्विपमेंट का जरूरत होगा, तो ये सब क्या होगा? अचानक एक बर्डन बढ़ गया ना, तो यही होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आता है। चलिए हम थोड़ा सा 1 मिनट आपका और लेंगे और आपको जो पीछे हम पढ़ाए हैं उसको 1 मिनट के अंदर सब कुछ बता देते हैं। देखिए जैसे कि जीडीपी में हम आपको क्या बोले थे कि जितना भी हमारा पॉलिटिकल रीजन है भारत का, उसके अंदर जो चीज़ें भी कंसीडर फाइनल गुड्स और सर्विस मिला वो सब जीडीपी के अंदर है। जैसे कि रिलायंस कंपनी का हम आपको क्या बोले थे कि 100 का फाइनल गुड्स बनाया, और क्या एलजी कंपनी कितना? तो 50 का बनाया था, तो जीडीपी यहाँ पे कितना हो गया था? तो 150 हो गया था। समझ गया? जीडीपी के बाद हम आपको क्या बताए? तो एनडीपी बताएं। एनडीपी में क्या बोले कि जीडीपी और माइनस में इसका क्या? तो डिप्रिसिएशन, जो मूल्य ह्रास हुआ था वो। तो हम आपको क्या बताए थे? रिलायंस कंपनी का 10 रुपये का ह्रास हो गया, और इसका एलजी कंपनी कितना? 5 रुपये का ह्रास हुआ था। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 150 माइनस कितना? 15 कर देंगे, तो कितना बचा आपका यहाँ पे? तो 135 बच गया। समझ गया बात? उसके बाद हम क्या बताए थे कि जीएनपी बताए थे आपको। जीएनपी में क्या बताए थे कि हमारे देश के लोगों के द्वारा या हमारे देश की कंपनी के द्वारा जहां भी इनकम हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, वो सब हमारा क्या हो जाएगा? जीएनपी हो जाएगा। तो हमारे यहाँ देखे क्या कि अमेरिका में हमारे देश के अजय नाम का आदमी था, वो रह रहा था और वो 30 रुपये वहाँ पे इनकम कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जीडीपी प्लस में क्या? एक्स जो अजय वहाँ पे कमा रहा है, माइनस में क्या? एम जो एलजी कंपनी हमारे देश के अंदर से लेके जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जीडीपी कितना था? तो 150, माइनस में क्या? प्लस में क्या करेंगे? तो एक्स जो अजय कमा रहा है, और माइनस में क्या? जो एलजी यानी कि एलजी कंपनी जो लेके जा रहा है, कितना? 50। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। ये क्या हो गया? तो जीएनपी हो गया। समझ गया? अब इसे थोड़ा चलिए आगे भी देख लेते हैं। आगे इसको तो हमें इरेज करना पड़ेगा। देखिए अब इसके बाद हम जो आगे क्या बताए थे आपको, जीएनपी के बाद हम एनएनपी बताए थे, हम यहीं पे थोड़ा बताए। देखिए एनएनपी बताए थे। एनएनपी में हम आपको क्या बताए थे कि जो जीएनपी है उसमें से हम क्या करेंगे कि जो भी इसका जो ह्रास हुआ है उसको हम घटा देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या आया है? जीएनपी। तो जीएनपी 130 आया, और ह्रास कौन सा घटाना है? तो सिर्फ जो भारत का हुआ है, वो भारत के अंदर जो चीज़ें का ह्रास हुआ है। क्यों? क्योंकि ये हमें जो जीएनपी कंसीडर किए वो सिर्फ हम किसका? तो नेशन वाइज कंसीडर किए। तो इसमें भारत के कंपनी उसका कितना? 10 का ह्रास हुआ है, तो 10 घटाएंगे, क्योंकि जीएनपी भारत का है ना, तो हम इसमें से घटाएंगे कि किसका? भारत का जो मूल्य ह्रास हुआ वो 10। तो यहाँ पे कितना बच गया? 120 बच गया। समझ गया बात? चलिए हम अब थोड़ा सा मतलब और बात कर लेते हैं। जैसे कि एनएनपी हम फैक्टर कॉस्ट पे देखे थे, और एक कितना? तो मार्केट कॉस्ट पे देखे थे, ठीक है। तो जब फैक्टर कॉस्ट पे देखें तो हम क्या देखें कि फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू क्या? तो मार्केट कॉस्ट था, ठीक है। हम यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट पे अगर बात किए थे एनएनपी का, तो क्या? तो मार्केट कॉस्ट प्लस माइनस में क्या? तो माइनस में था आपका इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स है वो, और प्लस में क्या? तो सब्सिडी जो गवर्नमेंट दे रहा था, यही था बात, ठीक है। अब हम यहाँ पे जीडीपी
जीडीपी जो कंसीडर किया दो टर्म पे किए किस पे किया है, तो एक किया हम नॉमिनल पे और एक किसका रियल पे। जो नॉमिनल पे करते हैं वो करंट होता है और जो हम रियल पे करते हैं वो क्या होता है, तो जो हमारा बेस होता है वहाँ से करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेक्टर हम निकाले हैं। जीडीपी डिफ्लेक्टर तो क्या होगा, क्या लिखे हैं कि जो जीडीपी निकाले किसके, नॉमिनल पे, और बटे में कितना है, तो जीडीपी रियल पे जो निकाले हैं तो ये कितना आया, तो ग्रेटर देन 1 आया था, कितना 1.2 आया था। तो हम क्या देखें कि हमारा जीडीपी डिफ्लेक्टर जो है कितना 20% से बढ़ रहा है आगे। तो हम ये सब टॉपिक को आपको चर्चा करके अच्छे से समझा दिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। इसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्टिव दिया है, तो अगर आपको अच्छा लगा है सेक्शन तो आप जरूर बताइए कि सर ऑब्जेक्टिव भी हमें इसका जो इंपॉर्टेंट है वो सब करा दीजिए। ठीक है, उसके बाद ही हम आपको करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आपको कैसा लगा सेशन जरूर बताइए, क्योंकि देखिए इसमें दिया एक्चुअली बहुत कुछ है। आप अगर वीडियो देखते हैं ना तो सिर्फ हम आपको वो चीज़ें बताते हैं जो आपको टू द पॉइंट याद रखना है और एग्जाम में आएगा। क्योंकि आप सब पैराग्राफ पढ़ने के लिए बैठिएगा ना तो आपको भी पता है, क्योंकि आपको कन्वेंशनल तो लिखना नहीं है, आपको तो सिर्फ एग्जाम में टिक लगा के आना है, लेकिन समझ करके अच्छे से, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। समझ गए ना। तो चलिए अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।